Today's is 19. So today again we are back to our topic, that is air pollution. This is a module name, okay? But in today's class, we'll see about this monitoring of air pollutants, okay? We'll cover this point, monitoring of the air pollutants, okay? So basically, when we go forward for this topic, and we must know about the air pollutions episode and the disasters. Why this एयर पोल्यूशन एक्ट वर इंट्रोड्यूस, ये ज़रूरत क्यों पड़े, कहाँ से शुरुआत हुई इसकी, ये सब जानना अपने बहुत ज़रूरी है. So here I have listed some major episodes, air pollution episodes and disaster. Major one. There are a number of the episodes happen in the world, but here we have taken the major one, right? So in very first comes the Muses Valley, which is in Belgium. In 1930 it happens in December 2 to 5 for 3 days. And next is Donora in 1948 in October 30 to 31, again for 2 days. Next is the Great London Smog in December 1952. Los Angeles Smogs, July 1973. Bhopal Gas Tragedy, 84. Then, which is in December 23 in 1984. Then Kuwait Oil Fires. So these were the major air pollutant episodes. Okay. Now let us see one by one. So we'll see about the Muses Valley, Belgium in 1930, December 2 to 5. So this happens for the three days in December month. Okay. Muses Valley contains farms, village, steel mills and chemical plants. Okay. When we say valley, ये है आपका देखो 1930 की बात है, ठीक है. When we say valley may be in U shape, valley may be in V shape. Maybe you have learned about these things in geography. आपका जो वैली होती है वो आपका V शेप में भी होता है और आपका U शेप में भी होता है. ओके. जनरली वैली में ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हमने स्टार्ट किया है. ओके. तो थर्मल इन्वर्जन ट्रैप फॉग ओवर अ स्ट्रेच ऑफ 20 किलोमीटर ऑफ Muses Valley. When we say inversion, so this is a very technical term which happens in this air pollution subject, because everything is based on the inversion. Now, let me tell you this about these things. ये inversion होता क्या है? Say suppose this is your axis, y-axis, and your x-axis. ठीक है. यहाँ पे मैं बात करता हूँ, ये है आपका टेम्परेचर, इट इज इन T डिग्री सेंटीग्रेड, और ये है आपका एल्टीट्यूड यानी कि हाइट. ठीक है. ये आपका टेम्परेचर है, ये आपका एल्टीट्यूड है. इन्वर्जन कब होता है ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. व्हेन आपका 1 डिग्री सेंटीग्रेड, आप ऐसा बोलते हैं, चलो ओके, इसको ऐसा समझाता हूँ मैं आपको. जब आप 100 मीटर ऊपर की तरफ में चढ़ोगे, कोई भी हिली एरिया क्लाइम किया आपने 100 मीटर्स, देन स्लाइटली आपको क्या होगा, थोड़ा सा ठंडा लगना लगेगा. क्योंकि होता क्या है कि जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ चढ़ोगे, एल्टीट्यूड की तरफ चढ़ोगे, तो टेम्परेचर आपका राइज करता है. ठीक है. यही चीज हम लोगों ने लास्ट टाइम एटमॉस्फेरिक डिस्ट्रीब्यूशन में भी पढ़ा था. मैंने क्या बोला था कि जैसे जैसे आपका एल्टीट्यूड अब क्लाइम करोगे या चढ़ोगे, तो आपका टेम्परेचर रिड्यूस होगा. 1 डिग्री सेंटीग्रेड आपका 100 मीटर में अगर चेंज होता है, देन दिस फिनोमिना इज नोन एज लैप्स रेट. इसको हम बोलते हैं लैप्स रेट, एक नया टर्म है. दिस इज नोन एज लैप्स रेट. लेकिन जब इसका उल्टा होता है, ठीक उल्टा, देन दैट इज नोन एज इन्वर्जन. ठीक है. 1 डिवाइड बाय लैप्स इज नोन एज दिस इज नोन एज इन्वर्जन. ये हो गया आपका इन्वर्जन. ठीक है. लेकिन इसको समझना कैसे है. अभी इन्वर्जन क्या चीज है? नाउ दिस इन्वर्जन लेयर, दिस इज एन इमेजिनरी लेयर. से सपोज करो कि अगर आपका ये एटमॉस्फेरिक स्फीयर है, ठीक है, इसमें ये आपका ग्राउंड सरफेस है, तो ये जो आपका इन्वर्जन लेयर है पूरे 24 आवर्स में
ग्राउंड से लेके आपका स्काई तक है, ये आपका वेरी करता है. दिस इन्वर्जन लेयर इज वेरिंग, द हाइट ऑफ द इन्वर्जन लेयर इज वेरिंग इन 24 आवर्स. ये आपका वेरी करता है, चलता है. जैसे आपका ठंड रहेगा, आई रिपीट, जैसे आपकी ठंडी रहेगी, ठीक है, मोस्टली इन द योर नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी मंथ. ओके, तो उसमें क्या होता है, ये जो आपका इन्वर्जन लेयर है, इन्वर्जन लेयर आपका बॉटम साइड में रहेगा. ठीक है, ये इन्वर्जन लेयर आपका बॉटम साइड में रहेगा. और अगर मैं बात करूं समर सीजन की, तो समर सीजन में यही आपका इन्वर्जन लेयर आपका, इट विल बी इन अ वेरी हाई एरिया, in a high altitude. I'm sorry, this will be in a very high altitude. Same thing happen in day to day. Every day it happens. जैसे कि आपका जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो ठंडा हो जाता है आपके इवनिंग में या लेट नाइट में. तो आप ये समझिए कि आपका जो इन्वर्जन लेयर है वो नाइट टाइम में क्या होगा, वो आपका बॉटम में होगा. एंड जब वो डे टाइम रहेगा, यानी पीक टाइम रहेगा हीट के लिए या आपका hot temperature के लिए, then this inversion layer will be at the top, maybe say about 1 p.m. or 2 p.m. ये जो आपका इन्वर्जन लेयर रहेगा वो एकदम हाइट में चले जाएगा. सो इट वेरीज फ्रॉम दिस ग्राउंड सरफेस टू योर whatever the height may go, okay, based on the temperature. So this is the inversion layer. But ये तो हो गया, मैंने लेयर के बारे में आपको बताया. बट एक्चुअली व्हाट हैपेंस, ये एक्चुअल में होता क्या है, इसका रोल क्या है. से सपोज करो कि ये आपका स्टैक है, दिस इज योर स्टैक. स्टैक यानी कि चिमनी, जो आपका धुआं, अगर आप फोटो में भी देख रहे हो, तो जो आपकी इंडस्ट्री होती है, इंडस्ट्री में एक स्टैक होता है जहां से धुआं बाहर निकलता है, दैट इज नोन एज स्टैक. ठीक है, अब ये स्टैक में से आपका जो प्लूम है, वो प्लूम आपका बाहर निकल रहा है. अगर आपने कभी, अब हम यहाँ पे सब इंडस्ट्रियल एरिया में रहते हैं, तो कभी पालघर और घूमो, जहाँ जहाँ इंडस्ट्री है, जहाँ जहाँ पे स्टैक अवेलेबल है इंडस्ट्रीज में, उसका जो प्लूम है, जो धुआं बाहर निकलता है, उसको आप थोड़ा मॉनिटर करो. इट ऑलवेज वेरीज फ्रॉम डे टू डे. जैसे मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न बताने की कोशिश करता हूँ. एक पैटर्न क्या है कि ये सीधा वर्टिकल डायरेक्शन में आपका जो इस तरह से चले जाएगा, सीधा धुआं जो है वो स्प्रेड होके बाहर निकल जाएगा. ठीक है, दिस इज वन पार्ट. देन द सेकेंड वन इज, you can see a plume may fall like this. नीचे की तरफ में आ जाएगा, एकदम नीचे की तरफ में जाएगा. दिस इज a second type. Okay, now the third type is, ये आपको हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो जाएगी और ये इस तरह से आएगा. दिस इज योर थर्ड टाइप. ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड टाइप. नाउ द फोर्थ टाइप इज, आपका जो प्लूम राइज करेगा वो कुछ इस तरह से राइज करेगा. दिस इज योर फोर्थ टाइप, राइट. एंड द फिफ्थ वन इज, इट विल बी फॉर्मिंग कोन इन दिस वे. ये आपका जो प्लूम है वो कुछ इस डायरेक्शन में भी जा सकता है. ठीक है, ये इस डायरेक्शन में भी जा सकता है. ठीक है, तो मैंने मिनिमम आपको 5 टाइप बताया, और छठा वाला ये आपका वर्टिकल, जो ये आप यहाँ देख रहे हो डायग्राम में भी दिख रहा है, राइट. ये आपको डायग्राम में भी दिख रहा है. सो दिस आर द 6 टाइप्स. लेकिन ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हम जब बात कर रहे हैं, ये किसके बेसिस में आ रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये किस बेसिस में हो रहा है. ठीक है, इसको जानना बहुत जरूरी है. नाउ व्हाट हैपन, से सपोज करो कि इन्वर्जन लेयर आपका बॉटम साइड में है, यानी स्टैक का जो माउथ है, जो चिमनी का माउथ है, उसके बॉटम में है. ऐसे केस में क्या होगा कि आपका जो भी प्लूम है वो क्या होगा, सीधा वर्टिकल डायरेक्शन में जाना शुरू करेगा. इन दिस वे इट विल गो डायरेक्टली इन द वर्टिकल साइड.
ठीक है, दिस मे हैपन। सपोज करो कि यहाँ पे जो आपका स्टैक से आपका प्लूम निकल रहा है, अगर इसको मैंने इस ये जो आपका इन्वर्जन लेयर है, बाय चांस अगर ये इन्वर्जन यहाँ आ गया, जस्ट जस्ट ऊपर में आपके जस्ट ऊपर में आपके इस प्लूम के ऊपर में अगर आ गया, तो व्हाट विल हैपन, दिस प्लूम विल बी डाइवर्टेड इन दिस डायरेक्शन। आपका जो प्लूम है वो डाइवर्ट हो जाएगा। दिस प्लूम कैन नॉट पेनिट्रेट दिस इन्वर्जन लेयर। रिमेंबर दिस, ये जो प्लूम है इस इन्वर्जन लेयर को पेनिट्रेट नहीं कर सकता। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द एंटायर एयर पोल्यूशन। ठीक है, क्योंकि आपका जो प्लूम है वो आपके इन्वर्जन लेयर को पेनिट्रेट नहीं कर सकता है। यही रीजन है कि जो भी आपका प्लूम था वो क्या हो गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में डाइवर्ट होते आ गया। ठीक है, नाउ से सपोज दैट अभी ये जो हमने बनाया हमारा प्लूम, अगर ये एग्जैक्टली अगर इस जोन में है, तो यू कैन सी दिस, ये सारा का सारा प्लूम क्या हो गया, नीचे आ गया। लेकिन लेकिन अगर यही आपका इन्वर्जन लेयर थोड़ा सा माउथ के नीचे रहेगा, सो व्हाट विल हैपन, ये सारा का सारा जो भी है आपका जो प्लूम है, ये आपका वर्टिकल डायरेक्शन की तरफ में मूव करेगा। ठीक है, बट बट अभी ये जैसे जैसे एल्टीट्यूड जाएगा हाई, तो आपका विंड का इफेक्ट भी आएगा वहां पे। बट व्हाट विल हैपन, से सपोज करो कि विंड आपका ब्लो हो रहा है, अगर ये विंड आपका ब्लो हो रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये जो प्लूम है आपका ये क्या हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा। दिस विल गो इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, से सपोज करो कि ये डायरेक्शन से विंड आ रहा है, अगर इस डायरेक्शन से भी अगर आपका विंड आएगा, देन व्हाट विल हैपन, अगेन इट विल टर्न अराउंड। ठीक है, आपका जो विंड का डायरेक्शन है उसके कारण क्या हो जाएगा, आपको प्लूम का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो जिसके कारण भी आपको देखेगा कि आपका जो प्लूम है वो वेरियस डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है। ओके, नाउ दिस कंप्लीटली इज डन बेस्ड ऑन द योर इन्वर्जन। ये सारे का सारा आपके इन्वर्जन में होता है। अभी जैसे ये खैर आपके सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू कि यहाँ पे हमने देखा, मैंने आपको एक इन्वर्जन लेयर बताया, तो क्या होता है कि यहाँ पे डबल इन्वर्जन लेयर भी होते हैं। ठीक है, तो इन्वर्जन्स में भी दो तीन टाइप्स हैं, which is not in the syllabus. Later on, if time allows, then definitely we'll go in detail. But right now, I'm just telling you कि सिंगल इन्वर्जन होता है, थर्मल इन्वर्जन है, आपका डबल डबल इन्वर्जन होता है। ठीक है, जिसमें डबल इन्वर्जन में क्या हो जाता है कि आपका जो कोल्ड एयर है, ठीक है, वो कोल्ड एयर आपके वार्म एयर के बीच में ट्रैप हो जाता है। ओके, सो दैट इज नोन एज डबल इन्वर्जन लेयर। तो खैर मैं उस पॉइंट में नहीं जा रहा हूँ, आपके लिए आपकी सिलेबस के लिए इतने आप ध्यान में रखिए कि देयर इज अ इन्वर्जन लेयर, जिसकी वजह से हमारा जो प्लूम है उसको वो पास नहीं कर पाता है, बराबर है, उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से जो भी एंटायर आपका प्लूम है वो वहीं के वहीं रह जाता है। अब नाउ इफ आई से दिस इज अ प्लूम, एक मास ऑफ प्लूम हमने ले लिया है, तो इसमें क्या रहेगा, आपके पोल्यूटेंट्स रहेंगे। तो वट एवर द पोल्यूटेंट विच वी हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लास, वो सारा का सारा उसमें आप आसानी से कंसिडर कर सकते हो। तो उसमें सीओ हो गया आपका, पार्टिकुलर मैटर 2.5 हो गया, 10 हो गया, उसके बाद में सॉक्स हो गया, नॉक्स हो गया। ठीक है, आपका एटमॉस्फेयर जितना मतलब टर्बुलेंस में रहेगा, आपका जो एयर पोल्यूटेंट है उतना वो मिक्स होगा आपके एटमॉस्फेयर के साथ में। अदरवाइज अगर एटमॉस्फेयर में टर्बुलेंसी नहीं रहेगी, तो क्या होगा, वो स्टैग्नेंट रहेगा, एक ही जगह पे रहेगा, वो डाइल्यूट, आपका जो हमें पर्पस है एयर पोल्यूटेंट्स को पोल्यूशन मतलब आपके एटमॉस्फेयर में मिक्स करना है, तो वो आप नहीं कर पाओगे। जस्ट फॉर टेकिंग एग्जाम्पल,
से सपोज दैट दिस इज योर सेडिमेंटेशन टैंक, ठीक है। सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होता है कि आप वाटर फिलअप करते हो, ठीक है, एंड यू आर ट्राइंग टू अलाउ टू सेटल द पार्टिसिपेंट पार्टिकल्स। आप क्या करते हो, इसमें अलाउ करते हो पार्टिकल्स को धीरे 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 सेटल होने के लिए। तो अब यहाँ क्या कर रहे हो कि आप स्टिल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। बट हमें क्या करना है कि हमारा जो भी पोल्यूटेंट निकल रहा है, ठीक है, इसको इस एटमॉस्फेयर में डाइल्यूट करना है। अगर जो भी पोल्यूटेंट जा रहा है वो जाके क्या होगा, धीरे धीरे एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा। सो आपका जो पोल्यूशन है, पोल्यूटेंट है, उसके कॉन्सेंट्रेशन इस एटमॉस्फेयर में ज्यादा हो जाएगा, विच विल बी ए डेंजरस, और वो भी एक पर्टिकुलर पॉइंट में रहेगा। अगर इसी कॉन्सेंट्रेशन को अगर मैं थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, सो ये विंड के इफेक्ट में कहीं और आगे भी निकल जाएगा, और जिसके कारण आपका जो एनवायरनमेंट है उस पर्टिकुलर रीजन का वो क्लीन हो जाएगा। सो इट इज इम्पोर्टेंट कि आपका जो पोल्यूटेंट है वो कम्प्लीटली आपका डिस्पर्स हो जाना चाहिए आपके एटमॉस्फेयर में, कम्प्लीटली मिक्स हो जाना चाहिए आपके एनवायरनमेंट में। ये ऐसे सेडिमेंटेशन में जैसे हम स्टेबल जैसे स्टैग्नेंट वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं, वैसा नहीं करना पड़ता है। इसमें टर्बुलेंसी ज़रूरी है। अगर मैं एक और चीज़ बोलूँ, जैसे अगर मैं क्लैरिफोक्लेटर की बात करता हूँ या फ्लैश मिक्सर की, जहाँ पे हम लोग एलम को मिक्स करते हैं, अगर मैं उसकी बात करता हूँ, सो अगर ये आपका टैंक है, ठीक है, यहाँ पे मैंने पीएसी ऐड किया है, ठीक है, ये वाटर आपका जा रहा है, यहाँ पे मैं पीएसी ऐड कर रहा हूँ, लेकिन मिक्सिंग के लिए तो आपको कुछ प्रोवाइड करना पड़ेगा ना। मिक्सिंग के लिए आपको कुछ तो टर्बुलेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा, टर्बुलेंस रहेगा तो मिक्सिंग होगा, अदरवाइज स्टैग्नेंट रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो जो केमिकल है आपका वो एक जगह पे आके कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, वो थ्रू आउट मिक्सिंग नहीं होगा। ओके, थ्रू आउट मिक्सिंग नहीं होगा। थ्रू आउट मिक्सिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको टर्बुलेंसी देनी पड़ेगी। और टर्बुलेंसी आप क्या करते हो, आप पैडल प्रोवाइड करते हो या आप वेंचुरी प्रोवाइड करते हो, यू प्रोवाइड समथिंग फॉर द मिक्सिंग, तो टर्बुलेंसी रिक्वायर्ड है। तो वैसे ही जब मैं एटमॉस्फेयर की बात करता हूँ कि आपके पोल्यूटेंट को वहाँ पे मिक्स करना है, थोरो मिक्स करना है, तो वहाँ पे टर्बुलेंस की जरूरत है। तो टर्बुलेंस कैसे आएगा, जब आपका एटमॉस्फेयर अनस्टेबल रहेगा। स्टेबल रहेगा तो आपके पोल्यूटेंट मिक्स नहीं हो पाएंगे, अनस्टेबल रहेगा तो ही पोल्यूटेंट मिक्स होगा। तो इट शुड बी इन द सफिशिएंट हाइट, ठीक है। अगर इन्वर्जन लेयर बहुत नीचे है लेकिन उसको सफिशिएंट टर्बुलेंस नहीं मिल रहा है, तो अगेन वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पोल्यूटेंट वहीं के वहीं रह जाएगा, एंड वो क्या कर देगा, एक ट्रैप बना देगा, ठीक है, एंड विच विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। मैं आगे बताता हूँ धीरे धीरे कैसे होता है। So thermal inversion trap fog over a stretch of 20 kilometers of Muses Valley. Now you can imagine, ये बोल रहा है फॉग, ये बोल रहा है फॉग, फॉग है कितने किलोमीटर्स के लिए, 20 किलोमीटर्स के लिए। नो ये फॉग की वजह से क्या होता है, विजिबिलिटी जीरो हो जाती है। आई रिपीट, ये फॉग की वजह से क्या हो जाता है, विजिबिलिटी जीरो हो जाती है, जिससे कि आपके एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। एंड सपोज करो कि ये फॉग के साथ में अगर आपका स्मोक ऐड हो गया, इट विल क्रिएट अ स्मोक, स्मोक प्लस फॉग विल क्रिएट अ स्मोक, जिसकी वजह से इफेक्ट क्या हुआ, नोशिया का प्रॉब्लम आया, शॉर्ट ब्रीथ का प्रॉब्लम आया, साइटिंग आई का प्रॉब्लम आया, एंड इट इज बर्निंग थ्रोट, क्योंकि स्मोक है। स्मोक एंड फॉग दोनों क्या है, मतलब मिक्स हो गया तो स्मोक बन गया। और 20 किलोमीटर्स के, 20 किलोमीटर्स टू हाई है, वो छोटा रेंज नहीं है, बहुत बड़ा रेंज है, और जो उसके कांटेक्ट में आया वो मतलब उसे अफेक्ट होते चले गए। Now 60 people died and 1000 more wells ill due to unknown diseases. ठीक है, 60 लोग की डेथ हो गई तुरंत में, और उसके बाद thousands are reported as a ill. So this happens in the 1930. This was a very starting one. Now next is Donara Valley. It happens in 1948 in October 31. So again you can see this is the winter season. विंटर सीजन में ही जितने भी आपको प्रॉब्लम आएंगे वो विंटर सीजन में ही मिलेंगे। यहाँ पे दिसंबर में है, यहाँ पे अक्टूबर में है। They well known for a steel and coal projects. This is the city valley which is well known for the steel and coal projects. और जो भी आपको ये एरा में आप दिखेगा तो देखो कि आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन यही एरा में ज्यादा स्टार्ट हुआ है, यही इसमें जोर ज्यादा पकड़ा है।
ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा हुआ है, राइट. सो well known for its steel and coal projects. Vast amount of natural resources are there since because it is in the valley. तो valley में ही resources आपको ज़्यादा मिलते हैं, natural resources. So major industry location having a prime manufacturing and a shipping location was industrial boom in America after World War. World War के बाद की बात है. Okay. Now about 1,000, about 14,000 people lives on the bank of the river. Okay, and 1,000 people live on the Webster village on another bank. I'm giving you detail about this Donora. On October 26, a East Coast storm was replaced by a cloud anticlone advancing from a southwest. तो ये जो है ये changes हुए October 26 में. East Coast from a storm was replaced by whom? By the anticyclone advancing from the southwest. Okay. Now this created an inversion. A high pressure zone was stagnant over the western peninsula for 5 days. अभी क्या हो गया कि ये आपका जो स्टॉर्म था ईस्ट कोस्ट से जो आ रहा था, दिस इज रिप्लेस्ड बाय अ एंटीसाइक्लोन, यानी उसके कारण वो प्रेशर आपका ज्यादा डेवलप हो गया, जिसके कारण से आपका इन्वर्जन लेयर जो है वो फॉर्मेशन हो गया. और वो जो इन्वर्जन लेयर था दैट वाज अ 5 डेज, मतलब वो वहां पे 5 दिन तक उसका रहा, लेकिन जो ज्यादा इफेक्ट किया वो आपका 30 to 31 अक्टूबर 2 दिन के लिए. Now, जिसकी वजह से क्या हो गया, द पुअर वेंटिलेशन एग्रीवेटेड बाय अ लोकल कंडीशन ऑफ अ मेट्रोलॉजिकल एंड द पोल्यूटेंट एमिशंस. नाउ यू कैन सी दिस इज इन द दिस बैंक ऑफ द रिवर इंडस्ट्रियलाइजेशन है. आप देखिए कितने सारे इसमें स्टैक्स अवेलेबल एंड यू कैन सी इफ यू आर एबल टू सी दिस, आई एम चेंजिंग माय कलर. अगर आप इसको थोड़ा सा फोकस करें, सो यू कैन सी दीज आर द चिमनीज एंड दीज आर द प्लूम्स राइजिंग फ्रॉम द स्टैक. ओके, तो आप ये देखिए कि ये इतना अमाउंट में आपका जो प्लूम है वो राइज कर रहा है एंड इन्वर्जन लेयर आ गया. नो एवरीथिंग विल बी अंडर दैट इन्वर्जन. उसके वो क्योंकि पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा तो सब उसके नीचे में रह जाएगा. तो क्या हो गया, वो ट्रैप हो गया, नीचे जमीन है और यहाँ पे इन्वर्जन लेयर है. ठीक है, तो जिसके कारण जो भी आपका पॉल्यूशन है या पोल्यूटेंट्स है वो सारे के सारे क्या हो गए, इस पर्टिकुलर रीजन में इन दोनों के बीच में ट्रैप हो गया, जो कि आप इजीली यू कैन सी इन दिस. इट इज एट नून, इट इज एट नून. ओके, complete black one. So this created inversion as a high pressure zone was stagnant over western peninsula for 5 days. The poor ventilation aggravated by a local condition of meteorological and pollutant emissions. Now ये जैसे स्मोक अगर आपका निकल रहा है, कंबशन कुछ हो रहा है तो आपका सल्फर तो निकलेगा ही. So SO2 from a US steel and a temperature inversion was a main reason for this. As well as there is a radioactive inversion was observed. Also the temperature gradient was recorded very high. टेम्परेचर राइज कर गया वहाँ पे क्योंकि ब्लॉक हो चुका है पूरा. द पोल्यूटेंट, अब ब्लॉक क्या हो रहा है, ब्लॉक यहाँ पे आपका प्लूम हो रहा है एंड ऑलवेज इट हैज अ कैरेक्टरिस्टिक कि आपका जो प्लूम होता है वो बहुत हीट होता है, उसमें बहुत गर्म होता है. द टेम्परेचर इज वेरी हाई. दैट इज द ओनली रीजन कि ये जो आपका प्लूम है ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते रहता है. ठीक है, क्योंकि उसका नेचर है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि गैस अगर आपका हीट करोगे तो वो क्या हो जाएगा, लाइटर मोड में आ जाएगा. तो लाइटर मोड में आएगा तो दे कैन गो टू अ हायर एल्टीट्यूड. ठीक है, आपको एग्जांपल के तौर में भी अगर मैं बोलूँ तो आपको गुब्बारा लो, गुब्बारे में आप गर्म हवा डालो तो वो आपका हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगा. सेम थिंग हैपन हियर ऑल्सो. तो वो जो प्लूम है वो क्या होता है कि इतना हीटअप हो जाता है क्योंकि चिमनी से बाहर निकल रहा है एंड दैट इज रिमेनिंग फॉर नेक्स्ट 5 days इन दिस पर्टिकुलर जोन. मतलब ये दोनों के बीच में आपके नीचे ग्राउंड सरफेस, ऊपर में इन्वर्जन लेयर है, तो उसके बीच में ही है. दैट्स व्हाई वो जो पर्टिकुलर एरिया में हीट भी बहुत ज्यादा हाई हो गई. द पोल्यूटेंट इन द एयर मिक्सिंग विद द फॉग टू फॉर्म अ थिक येलोइश एसिड स्मॉग. अब क्या हो गया, ये जो प्लूम है वो आपके फॉग के साथ में मिक्स हो गया. अभी ये कौन सा मंथ है, अक्टूबर मंथ है, तो जिसमें फॉग क्रिएशन होना शुरू हो जाता है. सो दैट इज मिक्स विद द फॉग, सो इट फॉर्म अ एसिड स्मॉग दैट हंग ओवर Donora for 5 days. Okay, now
पार्टिकुलेट मैटर का जो कॉन्सेंट्रेशन था दैट इज 4 mg पर मीटर क्यूब एंड SO2 का जो कॉन्सेंट्रेशन था दैट इज 5.5 ppm. So during this episode 43% of the population experienced the effect from a smog. यानी उस सिटी का जो 43% पॉपुलेशन है उन्होंने इसको झेला. 70% were moderately affected and 10% were severely affected. ठीक है. सो अगर मैं बात करूं यहाँ पे हम लोगों ने बात किया था 14,000 पीपल्स. तो 14,000 का 43% वॉट एवर द अमाउंट उन्होंने इसको एक्सपीरियंस किया. 70% were moderately affected and 10% were severely affected. 20 humans and nearly 800 animals killed during the incident. चलो लोगों की जान गई लेकिन थोड़ा कम गई, लेकिन क्योंकि उनको शेल्टर मिल गया. ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग कहीं ना कहीं शेल्टर ले लेता है. बट व्हाट अबाउट द एनिमल्स? आप देखिए 800 एनिमल्स किल्ड ड्यूरिंग द इंसिडेंट. सो दिस इज रिपोर्टेड एंड further actions were taken. Now, autopsy results showing a fluorine level in a victim in the lethal range as much as 20 times higher than the normal. अब इसमें क्या हो गया कि दिस इज द इंडस्ट्रियलाइजेशन जिससे फ्लोरीन कॉन्सेंट्रेशन भी इमिट हुआ ड्यूरिंग दिस. तो उसमें जब ऑटोप्सी की गई, जो बॉडीज है उसकी ऑटोप्सी की गई, तो उसमें उन्होंने क्या पाया कि द फ्लोरीन लेवल इज 20 टाइम हायर देन द नॉर्मल थिंग. 20 टाइम ज़्यादा हो गया क्योंकि फ्लोरीन गैस जनरेटेड इन द जिंक स्मेल्टिंग. अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन जब बोलते हैं तो उस टाइम पे लोहा ज़माना जो हम बोलते हैं, लोहे का ज़माना, लोहे युग, तो वो था वो. तो उसमें क्या करते हैं, स्मेल्टिंग फर्नेस वाला काम ज़्यादा है, तो उसमें आपका फ्लोरीन गैस ज़्यादा निकलता है. सो दिस प्रोसेस बिकम ट्रैप्ड बाय द स्टैग्नेंट एयर एंड वाज द प्राइमरी कॉज ऑफ द डेथ. अगर क्योंकि ये एक जगह इकट्ठा है. अब ये क्यों हुआ? क्योंकि वहां पे एयर का फ्लो नहीं था. मान लो अगर एयर का फ्लो होता, व्हाट विल हैपन, ये जो पोल्यूटेंट्स है इसको भी वो आगे कैरी फॉरवर्ड लेके चलता, लेकिन ऐसा था नहीं. यहाँ पे स्टैग्नेंट एयर था, यहाँ पे एयर का कोई इफेक्ट ही नहीं था, जिसके कारण ये इतने लंबे टाइम पे यहाँ पे रहा, विच इज द प्राइमरी कॉज ऑफ द डेथ. नाउ नेक्स्ट इज द ग्रेट लंडन स्मॉग. नाउ व्हाई इन हेडिंग इट इज द ग्रेट, क्योंकि अब कोई भी कंट्री को ले लो, उसके सामने द नहीं लगाया जाता. द उसके सामने लगाया जाता है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है. तो यहाँ पे लंदन जो उस टाइम पे था, दैट इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल थिंग, और बहुत एडवांस था, हर चीज़ में एडवांस था. दैट्स वाई आज भी लंदन को सिर्फ लंदन नहीं बोलते, वी यूज्ड टू से द ग्रेट लंदन. ओके, सो दैट्स वाई हेडिंग वैसे रखा है. It happens in December 1952 and again it lasted for 5 days. So you can again see it is a December month. Okay? December month. A period of a cold weather, anticyclone also pollution from a use of a coal. Low grade coal uses sulfurous variety post-war. All these are the reason for this disaster whatever happened. ठीक है, ये इसके कारण में है क्योंकि कोल्ड वेदर था, एंटीसाइक्लोन था, ऑल्सो पोल्यूटेंट फ्रॉम द यूज ऑफ कोल. क्योंकि जब भी हम कोल को हैंडलिंग करेंगे तो कुछ ना कुछ झड़ के गिरता है, तो आपके पोल्यूटेंट मतलब वो एज इट वो डस्ट पार्टिकल्स है, दैट विल बी एक्ट एज अ पोल्यूटेंट ओनली, जो आसानी से आपके नॉर्मली एटमॉस्फेयर में आपको दिखेगा. देन व्हाई इट इज हैपनिंग? बिकॉज ऑफ यूजिंग ऑफ द लो कोल ग्रेड. क्योंकि वो लो कोल ग्रेड को यूज कर रहे हैं. अगर वो अच्छे ग्रेड को यूज करते थे तो आपको वो जो कोल रस्टिंग के जैसे झड़ता है तो वैसा झड़ता नहीं, आपके हाथों में ऐसा लगेगा नहीं, और हम अच्छा कोल यूज करते हैं. ऑल्सो इफ यू यूज लो कोल ग्रेड then definitely the sulfur content is high in this. So that is the reason, as well as it is after the post war. तो थोड़ा सा पोस्ट वार के बाद आपका थोड़ा सा जो ये था एटमॉस्फेरिक कंडीशन था वो भी थोड़ा सा डैमेज था. So these are all the reason for that. The numerous coal-fired power stations in the Greater London area, including Battersea, Bankside, and Kingston upon Thames. It is all near about the Thames River. Okay. Smoke from vehicle exhausted, especially diesel fuel buses. तो लंदन पहले से एडवांस है, तो वहाँ पे ऑलरेडी व्हीकल्स रन कर रही थी जनरली.
बसें में आपका डीजल ही चलता है। सो डीजल, इफ यू कंपेयर डीजल एंड पेट्रोल, देन यस पेट्रोल इज गुड। डीजल में थोड़ा सा आपका एटमॉस्फेरिक हार्म तो होता है उसके कारण, क्योंकि स्मोक ज़्यादा एमिट होता है। So smoke formation is there due to all these vehicles and all. Then a prevailing winds blown heavily polluted air across the English Channel from industrial area of the Europe. Now, medical report estimated that 4,000 had died prematurely. You can imagine 4,000, पहले हमने 60 20 ऐसे ही पढ़ा, लेकिन यहाँ पे देखिए this is 4,000 is reported, whereas 1 lakh, more than 1 lakh were ill because of the smog effect on the human respiratory tract. This is the turning point. ठीक है, this is the turning point जहाँ पे इसको ज़्यादा serious तौर पे लिया गया. Okay. Now in this picture also you can see that कि एक ह्यूमन बीइंग है, वो स्मोक को इनहेल कर रहा है और क्या हो रहा है, डेथ हो रहा है। तो यहाँ एक शो करने का कोशिश किया भाई पिक्चराइजेशन, कि ये स्मोक की वजह से ही सब डेथ आपकी हुई है। क्योंकि अब वो भी आप देखिए, स्मोक इनहेल करना मतलब कि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जा रहा है, ये इनहेलेशन रेस्पिरेटरी के कारण ही सब हुआ है। नाउ फैटलिटीज वाज एट अबाउट 12,000। Okay, so this is all about the Great London Smoke. The next is the Los Angeles Smoke in July 1973. Classical photochemical smoke episode was there. Average of a 63 pphm oxygen were observed. This is too high. Ozone concentration were observed to be highest at the studies of air quality. Again आपका जो ओजोन है, ओजोन concentration यहाँ पे ज़्यादा है. Now you can see a brown haze over the town was observed. If you see this picture, you can see it is a haziness. You will see a haziness. यहाँ पे haze आपको दिखेगा. Now everything is under the precipitation only. देखो, smog, fog भी precipitation में होता है. Raindrop भी आपका precipitation कहलाता है. Haze भी आपका precipitation कहलाता है. When you say small droplets, that is also precipitation. When you say bigger type of droplet, rain water droplet, तो वो भी आपको precipitation कहलाता है. तो हेल जो होता है वो भी आपको precipitation में आता है. ठीक है, जो भी आसमान से गिरता है वो सारा का सारा precipitation के अंदर में आता है, including fog. ठीक है, now अब ये fog and smoke की वजह से smog हो रहा है, otherwise fog is the natural phenomenon. So a brown haze you can see over the town. A brown haze will be there. ये पिक्चर में भी हम देख सकते हैं इस चीज को. Now this brown haze has reduces the visibility as well as this damage your respiratory tract. ये आपके respiratory tract को भी damage करेगा जब भी आप इसको inhale करोगे तो. It was a pan smoke which affect the city. Reason and effect are like vehicular emission is mainly responsible. ठीक है, यहाँ पे vehicle emission को ज़्यादा responsible कहा गया है. It is a valley, so it is a continued inversion. ये valley है तो valley में generally आपका inversion रहता है. एक तौर पे अगर मैं बताऊँ आपको, say suppose that it is a U-shaped valley, और अगर आपके जो भी आपने टाउन अपना सेटल किया है, ये यहाँ पे आपने सेटल किया होगा से सपोज. ठीक है, क्योंकि रिवर है तो रिवर तो बहेगी, रिवर तो फ्लो होगी, से सपोज करो बॉटम में है, बट लेकिन जो इन्वर्जन लेयर रहेगा वो इन्वर्जन लेयर ये इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, अभी जो भी आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो चिमनी अगर यहाँ से है तो अगर ये पोल्यूशन आपका राइज कर रहा है, पोल्यूटेंट राइज कर रहा है, बट इट कैन नॉट पेनिट्रेट टू दिस, ये उसको पेनिट्रेट नहीं कर सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो भी पोल्यूशन आप प्रोड्यूस कर रहे हो, जनरेट कर रहे हो, that will be stay over here for a longer time. यही ट्रैप हो जा रहा है. क्यों ट्रैप हो जा रहा है? क्योंकि ये आपका इन्वर्जन लेयर है, यहाँ पे ये इसको पेनिट्रेट नहीं कर सकता, इसलिए ये सारे पोल्यूटेंट यहीं पे इकट्ठा हो जा रहा है. द सेम इज हैपनिंग विद द यू शेप वैली. अगर आप यू शेप की वैली के बारे में बात करोगे तो भी यही होगा. इन्वर्जन लेयर अगर ऐसा रहेगा तो जितना भी पोल्यूशन आपका है, जितना भी पोल्यूटेंट है, वो सारा का सारा वो ट्रैप कर जाएगा, जिसके कारण आपको ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा से ज़्यादा आ सकती है.
So the continuous inversion will be there. So NOx from the combustion of the fuel. तो जब भी डीजल बर्न करेगा, पेट्रोल बर्न करेगा, तो आपका NOx फॉर्मेशन उसमें होता ही है. नाउ इतना पॉल्यूशन होने के कारण आपका जो विजिबिलिटी है दैट कैन आल्सो बी डिस्ट्रॉयड. So respiratory problem were very common in those days. So this is a brown haze. This is a color photo. But if in black and white also you can see, आपको सब धुंधला धुंधला दिखेगा, आपका विजिबिलिटी भी गया है. In this black and white you can see that. So we'll go for the next one. Let us come to India. Bhopal gas tragedy. So in night of December 2 to 3, again it is in the night, in 1984 at the Union Carbide India Limited pesticide plant in Bhopal, Madhya Pradesh, India. This is a very famous one worldwide also. Then this is MIC. MIC ये होता है कि methyl isocyanate. Okay, this is a methyl isocyanate which is a clear, it is a colorless. The boiling point is 39 degrees Celsius. Order threshold is 2.1 ppm. Okay, this is the property of the MIC. ये आपके मतलब methyl isocyanate का property है. Now, what are the reason? A leak of a methyl isocyanate gas and the other chemicals from the plant. लीक हो गया था आपका मिथाइल आइसोसाइनेट जो था वो लीक हो गया था, और वो लीक भी एक आदमी के कारण हुआ था, वहां का जो वर्कर है उसके कारण हुआ था. Now you can see the boiling point is also very less, 39 degrees centigrade. ठीक है. The water entered a tank containing 42 tons of the MIC. Water enter कर गया. The resulting exothermic reaction, क्योंकि इसमें हीट इवॉल्व हो गई. एक्सोथर्मिक होने से हीट इवॉल्व होना. सो हीट इवॉल्व हो गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया, विच इंक्रीज द टेम्परेचर इनसाइड द टैंक. उसका टैंक का टेम्परेचर हो गया 200 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड यू कैन सी द बॉइलिंग पॉइंट इज 39 डिग्री सेंटीग्रेड. सो वो इजीली बर्न हो गया. द गैस वर ब्लोन बाय अ नॉर्थ वेस्टली विंड ओवर द भोपाल. नाउ मीनवाइल व्हाट हैपेंड कि आपका विंड भी ब्लो कर रहा था. कहाँ से विंड ब्लो कर रहा था? नॉर्थ वेस्ट से विंड आपको ब्लो कर रहा था. 40,000 kg of MIC was released in Bhopal on 3rd December. This is too high. This 40,000 kg of methyl isocyanate is too high. बहुत ज़्यादा है. 3rd December तक ही ये इतना वो आपका फैल गया. Now, what is the effect of 0.4 ppm and what is the effect of 21 ppm? That we'll see. When we say effect of 0.4 ppm, तो उसमें आपको कफिंग होगा, चेस्ट पेन होगा, ब्रीथ पेन होगा, अस्थमा होगा, आई इरिटेशन हो सकता है, नॉइज और थ्रोट स्किन डैमेज हो सकता है. बट अगर हम बात करते हैं कि अगर आप 21 ppm का अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन है तो उसमें आपका लंग डैमेज हो सकता है. ठीक है, आपके लंग के जो टिश्यूज है वो डैमेज हो सकते हैं. देन आपका ब्रोंचाई प्रॉब्लम हो सकता है. देन आपके बाल वगैरह झड़ने के प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकते हैं. सांस लेने में दिक्कत हो सकता है. एंड लास्टली आपके डेथ ही होगा उसमें, क्योंकि इट इज क्वाइट हाई. ठीक है. सो दिस इज क्वाइट हाई एक्चुअली. सो दिस इज अ कंप्लीट प्लांट डायग्राम. ठीक है, ये मैं नहीं बढ़ता हूँ, मैं इसमें आगे बढ़ता हूँ. So if you look over here, so 1,70,000 people were treated at a hospital and temporary dispensaries. Natural disaster ने क्या किया? Natural disaster management जो होता है, रेस्क्यू टीम, उन्होंने टेम्परेरी डिस्पेंसरीज बनाया और यहाँ पे उन लोगों ने अपने लोगों को ट्रीट किया. दिस इज क्वाइट है. अगर हम मैं द ग्रेट लंडन फॉग से ही बात करूँ तो उससे भी ज़्यादा यहाँ पे. Now 20,000 buffaloes, goat and other elements were collected and buried. Same. अगर मैं previous के तौर में बात करूँ तो ये उससे भी ज़्यादा है. हमने पहले में 800 देखा था, ये 2,000 है. Leaves on tree yellowed and fall out. तो जो trees में जो leaves थी वो भी मतलब इफेक्ट उस पर आ गया, उसका कलर चेंज हो गया, येलोइश हो गया, मतलब उसका लास्ट मोमेंट आ गया एंड अल्टीमेटली वो सूख के फिर नीचे गिर जाता है. ठीक है. Then fishing was prohibited. Why fishing was prohibited? Because जो भी आपका गैस लीक हुआ वहाँ से वो आप. and again one more thing, भोपाल को हम जनरली बोलते हैं सिटी ऑफ लेक.
ठीक है। तो वहाँ पे फिशिंग भी वैसे बहुत ज़्यादा होता है। तो फिशिंग इज प्रोहिबिटेड क्योंकि जो भी आपका MIC था, मिथाइल आइसोसाइनेट, दैट इज एब्जॉर्ब बाय द वाटर। सो अगेन इट इज़ अ डेंजरस थिंग, क्योंकि जो भी उसको फिश को खाएगा तो वो पॉइजन ही उसकी बॉडी में जाएगा। तो दैट्स व्हाई that fishing is prohibited. Now, if you see the figure, 5,20,000 people were affected. 2 lakhs were below 15 years. Okay, so बच्चों को भी बहुत ज़्यादा उसमें इफेक्ट हुआ। 3,928 डेथ वेयर हैज बीन सर्टिफाइड, बट इट इज कंसिडर्ड अराउंड 20,000 पीपल वेयर डाइड। देखो, दिस इज अ गवर्नमेंट डेटा। ये सर्टिफाइड बोल रहा है, मतलब ये आपका गवर्नमेंट डेटा, बट इट इज कंसिडर्ड अराउंड, ये हम मान के चल रहे हैं कि 20,000 पीपल वेयर डाइड दैट टाइम। So next is the Kuwait oil fires. So it is caused by Iraqi military forces setting fire to 700 oil well as a part of a scorched earth policy during Gulf War in 1991. 1991 में जब गल्फ वॉर हुआ था, गल्फ कंट्रीज में आपके ऑयल वेल्स ही होते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि इराकी मिलिट्रीज में सारे वो जो वेल्स हैं सबको उन्होंने क्या किया, जला दिया। सो ह्यूज अमाउंट ऑफ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ द ऑयल्स वर देयर। जब उसको बर्न करोगे तो द पॉल्यूशन तो बहुत ज़्यादा उठेगा ही। सो दैट कैन बी सीन इन दिस पिक्चर्स, इन बोथ द पिक्चर्स यू कैन सी दैट the fire started in January and February 1991, and the last one was extinguished by November 1991. Can you imagine? It started in January and it is extinguished in November. यानी कितने महीने वो चल गया और कितने महीने तक के वो धुआं आपके एटमॉस्फेयर में होगा। Around 6 million barrels. 6 million barrels. It is approximately 9,50,000 meter cube of oil were lost each day. This is figure of the each day. Each day की बात कर रहे हैं। तो यहाँ you can imagine कि मतलब वहाँ का एटमॉस्फेयर का मतलब क्या सीन होगा फिर। The byproduct of the petroleum burn caused pollution to the soil and air known as a Gulf War syndrome. Now, what are the consequences of this? A dramatic decrease in air quality causing a respiratory problem for many Kuwaitis. That will be but natural, क्योंकि respiratory problem ज़्यादा आने वाला है। Mixture of a desert sand and unignited oil plus soot formed layer of a tracid which covered nearly 5% of the country. Desert sand एक डस्ट की तरह ही मान लो, वो आपके एटमॉस्फेयर में जनरली डेजर्ट में रहता ही है। तो वो हो गया। उसके बाद में अनइग्नाइटेड ऑयल यानी अनबर्न कार्बन्स बोल दीजिए। देन सूट फॉर्मेटेड लेयर्स यानी ब्लैक कलर का पैचेस मतलब एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, वो हो गया आपका। तो ये तीनों के कारण यू कैन से दैट कि पूरे कंट्री में 5% आपका जो विजिबिलिटी था वो गया। Now the oil has continued to sink into the sand, affecting Kuwaiti precious groundwater resources. और साथ ही साथ क्या होने लगा कि जो ऑयल है वो आपके ग्राउंड वाटर में जाके मिक्स होने लगा। सो दैट इज अफेक्टिंग द वाटर टेबल बैलेंस। So next is the Yokachi asthma in Japan in 1960 and 1972. Twice it happens due to burning of petroleum and other fuels. It resulted in a release of SO2 and causing a chronic pulmonary diseases, chronic bronchitis, pulmonary emphysema, and bronchial asthma. Okay, so these were the causes of this. The next is 1983 Melbourne dust storm, and again you can see this figure. Again, you can see brownish in color. Okay, so meteorological, ये natural था. Whatever happened in before, that is a man-made, because due to the man-made human activities, whatever we have seen. But this is the natural one. So this is a meteorological phenomenon that occurred during the afternoon of 8 February 1983. So red soil dust and the sand from the central and southeastern Australia was swept up in a high wind and carried southern through Victoria. Then precursor to Ash Wednesday, then brushfires. So you can see it is very visible in this picture that it is in the brownish. The atmosphere is quite brownish. Okay, so control initiative due to this episode were taken in, and the world recognized that exposure to a larger amount of pollution is a short period of a time can result in injuries and
and fatalities. Yes, that is true. It is concluded that कि though it will be for 2 year for 2 days 3 days, थोड़े टाइम के लिए रहेगा, but it can damage your system. This can damage your environment. Then this can damage your biodiversity, biosphere. Okay, it will give you a lot of injury, and fatality can be there. The event is created for helping to trigger the clean air movement in the United States. Now, whatever the episodes were happened, this triggered to a US, and they have started the clean air movement in the states. Now, Clean Air Act in 1970 was introduced, which required a United States Environmental Protection Agency, US EPA, which is a very powerful thing, which is a very powerful agency in the world, to develop the enforced regulation to protect the general public for the exposure to hazardous airborne contamination. So this act is taken very seriously and which is implemented over the world. Now, legislation such as the Clean Air Act in 1956 and 1968 also were introduced, and the City of London various powers Act in 1954 were introduced, restricted for the air pollution greatly. So these activities were taken, but I have a detailed one I will show with you. Yeah, you can see over here, these are the federal regulation on the air pollutions. So it started from the 1955 actually, the first Air Pollution Act to address the national environmental problem of air pollution. In 1963, it got amendment, and the first Clean Air Act. Here you can see it is the first Air Pollution Act, but here we are saying about the first Clean Air Act to strengthen the accelerate program for the prevention and the amendment of air pollution. In 1965, Motor Vehicle Air Pollution Control Act to establish standard for the automobile emissions. In 1966, expanded the local air pollution control programs. In 1967, Air Quality Act. Now, अब सब में ध्यान देखिए, जो भी एक्ट आ रहा है सब में ये चेंजेस है, वर्ड्स में चेंजेस है, उसके हिसाब से आपके जो बॉडी है अंदर का जो भी उनके रेगुलेशंस बनाए उसमें भी चेंजेस आते गए. So Air Quality Act and National Emission Standard for Stationary Resources is given. In 1969, extended research on a low emission fuel and the automobiles. In 1970, National Ambient Air Quality Standard to protect the public health and welfare and a regular emission of a new sources integrating an area is introduced. 1977, first attempt to prevent the distribution of a stratospheric zone. Okay. In 1990, why this stratospheric zone यहाँ प्रोवाइड करने की कोशिश किया, क्योंकि एटमॉस्फेयर के इस पर्टिकुलर जोन में ही आपका सबसे ज्यादा पोल्यूशन होता है, तो इसलिए यहाँ पे एटमॉस्फेरिक जोन के बारे में बात कर रहे हैं. In 1990, emission trading and a reduction of the sulfur using a low sulfur fuel as well as alternative fuels is introduced. In 1992, Energy Policy Act to address the energy efficient and encourage fleet to the use alternative fuels. जैसे कोल की जगह आप कुछ और यूज कर सकते हो या टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हो, समथिंग लाइक दैट. ओके. 1998, again Energy Conversion Reauthorization Act to allow agency and alternative fuel providers to purchase alternative fuel vehicles. Now in 2001, the highway diesel rules effective from 2007, the sulfur content in diesel fuel to be reduced by 97%. In 2005, Energy Policy Act, a federal tax credit for energy efficient products such as electricity vehicle, ethanol bodies. So there are many regulations introduced by looking towards this disaster. One important disaster, one important episode I have left, that is very common nowadays in India. आप सभी लोग शायद ध्यान दे रहे होंगे, इसमें न्यूज में भी बहुत बार आता है, हर साल आता है ड्यूरिंग दिवाली ओनली. दिल्ली में भी आपका जो ये है आपका एयर एपिसोड, ये बहुत ज्यादा होता है, हर साल होता है. वहां पे भी आपका स्मोक फॉर्मेशन आपका ज्यादा हो रहा है. माइट बी यू हैव कभी आपने ध्यान दिया होगा, माइट बी यू हैव टेकन द कंसिडरेशन ऑफ दिस और यू हैव टेकन अ कंसर्न ऑफ दिस कि दिल्ली में जो आपका पोल्यूशन हो रहा है, सबसे ज्यादा पोल्यूशन पूरे इंडिया में देखा जाए तो आपका दिल्ली में है, जिसकी वजह से आपका जो स्मोक फॉर्मेशन है वो ज़्यादा हो जाता है. उसके भी रीजंस बहुत सारे हैं. एक तो आपका वहाँ पर ट्रैफिक डेंसिटी ज़्यादा है, आपका पोल्यूशन वहाँ ज़्यादा है,
वेरएज जो दिल्ली के आजू बाजू में यूपी के कुछ विलेजेस हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा धान होता है, उस धान में उसको मतलब ग्रास राइस ग्रासेस एंड वीट ग्रासेस जो होते हैं, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, बर्न कर देते हैं एंड इट विल बी वेरी स्मोकी। वो बहुत स्मोकी होता है और उसका जो विंड डायरेक्शन है उस विलेज से आपके दिल्ली की तरफ में, सिटी की तरफ में, टुवर्ड्स इन द सिटी। सो जितने भी पोल्यूटेंट्स हैं, अनबर्न कार्बन, ये जो भी पोल्यूटेंट्स होंगे, वो सारे के सारे उस विंड के डायरेक्शन के फ्लो में आके आपके इस सिटी की तरफ में डाइवर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें हमारा जो दिल्ली है वो और ज़्यादा पॉल्यूट हो जाता है। यही रीज़न है कि फ्यू इयर्स बैक CM has declared the rule of the transportation कि आपको odd and even में आपको गाड़ी चलाना पड़ेगा. That is also introduced that time, looking toward this thing only. And now from last 4-5 years, very rigorously the government is working on this. जो सबसे ज़्यादा होता है प्रॉब्लम वो आपका दिवाली के टाइम पे होता है, जब आप लोग अपना क्रैकर्स जलाते हो, क्रैकर्स फोड़ते हो, अननेसेसरी का पोल्यूशन हम क्रिएट करते हैं बहुत ज़्यादा। सो दे आर रिक्वेस्टिंग कि यू गो विद द ग्रीन दिवाली एंड ऑल, जिसमें अब मतलब ओरिजिनल क्रैकर्स यूज न करो, और क्रैकर यू भी यूज करोगे तो आप लोग थोड़ा सा जो नॉइस फ्री हो, पोल्यूशन फ्री हो, एयर पोल्यूशन फ्री हो, ऐसे ही आपको क्रैकर्स यूज करने के लिए वो बार बार वो लोग आपको बार बार प्रेशराइज कर रहे हैं बोलिए, या फोर्स कर रहे हैं बोलिए, या वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट एज अ सिटीजन वी शुड टेक केयर ऑफ दैट, नॉट ओनली फॉर द इंडिया, नॉट ओनली फॉर द दिल्ली, we should think for the across the country in the pan India. For every city we must focus on these things. Okay, so you can reduce the burning of crackers and all. So this is about a federal regulation on the air pollution. Now in this slide only one more point is that is the air quality index. अभी जितने भी हमने देखा, तो हमने क्या किया है कि हमने रेगुलेशंस बनाए हैं कि कितना परमिसिबल लिमिट होना चाहिए, क्या होना चाहिए. So federation has given, the regulation has given this index where you can see 6 colors are provided over here. Now if you see this, so dark green is there, light green is there, yellow is there, orange is there, red is there, and slight brown is there. तो इसमें आप देखो AQI जो बोला गया है, AQI की वैल्यू दिया हुआ है 0 से 500 का, and the remark is also given. If AQI is between 0 to 50, then Wilcott is good. The color will be a dark green, and the possible health impact is minimal. मतलब okay है, कोई दिक्कत नहीं है. If it is between 51 to 100, then remark will be like a satisfactory. The color code is a light green. The problem you can see over here, minor breathing may come, discomfort to a sensitive people may come. एक आपको इरिटेशन होने लगेगा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा अगर आपका AQI 51 to 100 अगर है. Now 101 to 200, it is a moderate. It is given by yellow color. The breathing problem can be there. Breathing discomfort will be there to the person with the lungs. Then अस्थमा प्रॉब्लम उसमें हो सकता है, तो उनके लिए थोड़ा सा खतरनाक है. या ऐसे जो लंबे टाइम के ऐसे जोन में जो रहते हैं उनको अस्थमा होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. The next is 201 to 300. This is a poor quality which is given by orange. So breathing discomfort तो normal है, और prolonged exposure से मतलब आपका लंग डैमेज भी हो सकता है, या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट completely डैमेज भी हो सकती है. If it is 300 to 400, this is very poor. Then respiratory illness or a prolonged exposure. Directly अगर इस टाइप का अगर आपने अगर इस जोन में अगर आपने पोल्यूटेंट का इनहेलेशन हुआ है, तो डेफिनेटली आपका रेस्पिरेटरी ट्रैप खराब हो चुका होगा. इफ यू आर देयर फॉर अ लॉन्गर टाइम, then 400 to 500, it is a severe condition. It affect the health, it affect the healthy people and seriously implementing with the existing diseases. और आपको बीमारियों का घर जो बोलते हैं वो उस तरह से हो जाएगा, आपको बीमारियां जल्दी से पकड़ लेगी, आपका इम्यून पावर पूरा डाउन हो जाता है. So air quality index is very very important in this. Okay, so I'm over here. So this is, if I talk about this this particular slide, so this is air quality management. Okay,
सो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो क्या होता है कि पहले आपको आपका गोल सेट करना पड़ता है, ठीक है। और गोल सेट करने के लिए आपको कुछ स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी जब भी आप बनाओगे तो आपको फिर एमिशन इन्वेंटरी का रिक्वायरमेंट रहेगा, और साथ ही साथ आप उसको मॉनिटर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो वो भी आपको उसका इनपुट रहने चाहिए। वंस द स्ट्रैटेजी इज फाइनलाइज्ड, देन यू कैन गो फॉर द एयर क्वालिटी मॉडलिंग। आप एक मॉडल डिजाइन करो आपका, और वो मॉडल आपका हाँ, लेकिन मॉनिटरिंग की जब हम बात करते हैं तो मॉनिटरिंग में आपको इनपुट जो लगेगा दैट इज फ्रॉम द लेजिस्लेशन, रेगुलेशन एंड द इम्प्लीमेंटेशन। तब जाके मॉनिटरिंग आपका कंप्लीट होगा। एंड ये लेजिस्लेशन भी कहाँ से आएगा? इट इज फ्रॉम द कंप्लायंस ऑफ द एनफोर्समेंट। कोई ना कोई एजेंसी होती है, जैसे एमओईएफ हो गया, ईपी हो गया, ये क्या करेगा? फोर्सफुली उसको मॉनिटर करेगा कि वेदर पीपल्स आर फॉलोइंग और नॉट। Then it is come to a control strategy. Then it comes to a air quality monitoring, modeling, and then हम देखते हैं कि ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल असेसमेंट। एनवायरमेंटल ह्यूमन के ऊपर उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है या एनवायरमेंट के ऊपर में क्या उसका इफेक्ट पड़ रहा है, वो हम चेक करेंगे। अगर इफेक्ट्स आर नॉट गुड, मतलब आपका बॉडी, मतलब आपका ह्यूमन बीइंग की बॉडी डैमेज हो रही है, हेल्थ डैमेज हो रहा है या एनवायरमेंट डैमेज हो रहा है, तो अगेन आपको रीथिंक, यू हैव टू डू रीथिंक एंड यू हैव टू सेंड इट फॉर द एयर क्वालिटी गोल सेटिंग। फिर से आपको गोल को सेट करना पड़ेगा एंड फिर से ये चलता रहेगा। सो दिस इज अ कंप्लीट साइकिल। ओके, दिस इज अ साइकिल। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज पब्लिक इन्वायरमेंट शुड बी देयर इन ऑल अराउंड। ये हर जगह पे पब्लिक इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट पब्लिक इन्वॉल्वमेंट आप कुछ नहीं कर सकते हो। इज देयर यहाँ पे सेम जो मैंने पहले बताया उसी को यहाँ पे कुछ और ढंग से बताने की कोशिश किया है। वेर एज यू कैन सेटिंग स्टैंडर्ड एंड ऑब्जेक्टिव। तो किसको देख के करोगे? एमिशन स्टैंडर्ड है, एम्बिएंट एयर क्वालिटी है, रिड्यूसिंग एसिड डिपोजिशन है, रिड्यूसिंग रेगुलेशन पोल्यूशंस, देन प्रोटेक्टिंग विजिबिलिटी। ये इन सब चीज़ों, इन सारे पॉइंट्स को आप देखोगे सेटिंग स्टैंडर्ड एंड ऑब्जेक्टिव के लिए। Then further it goes to this designing and implementation of control strategies. So sources control technology requirement is there, emission caps and training is there, voluntary on incentive based program is there, energy efficiency is there, pollution prevention is there, and compliances assistance is there. Then it goes to your this assessment status and the measuring progress. So you can see here emission trend, what is emission trend, what is the air quality trend, what is the health effect trend, ecosystem trend क्या है, institutional accountability क्या है। अगर नहीं बराबर हो रहा है as per the rule and norm, then again you can rethink for this, and again you can design and implement the control strategy. You can change this part again, you can improve this. Okay, so this is the major 3 points. But for this, everywhere the involvement should be there, participation should be there. So scientific and technical foundation point should be there, like आपका मॉनिटरिंग होता रहना चाहिए, आपका रिसर्च होता रहना चाहिए, एनालिसिस होना चाहिए, आपका डेवलपमेंट होना चाहिए। तब जाके आपका जो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट पार्ट है वो आपका स्मूथली चल पाएगा। ओके, सो वन इम्पोर्टेंट पॉइंट आई लेफ्ट ओवर हियर, यहाँ पे ये रह गया ऐसा कि आप जो कोई भी सिटी में रहते होंगे, उस सिटी में अगर आपका थोड़ा डेवलप सिटी है, जैसे पालघर है, पालघर में तो नहीं है, मैंने बोईसर में भी चेक किया, बोईसर में भी नहीं है। लेकिन अगर आप मुंबई रीजन में जाओगे तो इफ़ यू गो इन मुंबई रीजन, दादर के आगे से मैं जो बात कर रहा हूँ, बोरीवली के आगे से मैं बात कर रहा हूँ, आपको ये लगभग मेनी ऑफ द बिगर स्क्वायर्स जो भी आपके इंटरसेक्शन होंगे, जंक्शन होंगे, तो आपको या रेलवे स्टेशन में भी आपको जो भी मेजर अट्रैक्टिव प्लेसेस है वहाँ पे आपको देखोगे कि ये जो AQI इंडेक्स है उस सिटी का वहाँ पे लिस्टेड किया रहता है। ये जो AQI की वैल्यू है ये वहाँ पे आपको लिस्टेड मिलेगी, दिखेगा, आपको डिस्प्ले कराया जाता है। आई एम फ्रॉम नागपुर, इन नागपुर मेनी प्लेसेस इट इज displaying that this is, and it is displaying day to day basis, ये आपका डे टू डे बेसिस में डिस्प्ले होते आ रहा है। ओके, एंड वन मोर थिंग, ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड दिस AQI of India is much better whatever we have seen in the past. Okay, so there are few more things. If you allow me for next 5 to 10 minutes, then I can complete. So, okay, anyways, we'll take it next class, not an issue.
So there are few more things, so will take time. Okay. So this is all about for today's class. Still, we have not reached to this topic. ये मैं आपको सब क्यों बता रहा था, क्योंकि मुझे बताना है आपका मॉनिटरिंग ऑफ एयर पोल्यूटेंट. आप अभी हमने क्या देखा, स्टैंडर्ड तक आ गए हैं, ठीक है. बस वो स्टैंडर्ड एक यूआई तक हम आ गए, लेकिन उस एक यूआई को मॉनिटर हम कैसे कर रहे हैं, कौन से इक्विपमेंट से कर रहे हैं, वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में. Okay, so this is all about for today's class. If you have any doubt, you can stay over here or you can punch your roll number and you can leave for your next class.